नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत। और हम इस कक्षा में एक दार्शनिक और चिंतकों की एक परंपरा का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे। उस प्रयास की श्रृंखला में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो है प्लेटो, आदरणीय श्री प्लेटो। हम दार्शनिक प्लेटो का अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं। दार्शनिक इसलिए, दर्शन क्यों? व्यक्ति के वे विचार जिन्हें समाज स्वीकार कर ले उसे दर्शन बोलते हैं। ऐसे नहीं कि आपके जो विचार हैं आप छत पे खड़े होकर कह रहे हैं मेरा ये दर्शन है। हट, तुम्हारा दर्शन तब बनेगा जब उसे समाज स्वीकार कर ले। वे विचार, दर्शन का मतलब समझते हैं आप लोग? दर्शन का मतलब पहले ही समझे हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है? वे विचार जिन्हें समाज मान्यता दे, जिन्हें समाज मान्यता दे उसे दर्शन बोलते हैं। समाज मान्यता दे मित्रों, उसे दर्शन कहेंगे। प्लेटो के दर्शन देखेंगे और प्लेटो के जो सिद्धांत हैं वो भारतीय प्रशासनिक पद्धति में, भारतीय राज्य की व्यवस्था में किस तरह से हमारी मदद कर सकते हैं यह देखने का भी प्रयास करेंगे। और उससे पहले तो हम लोग ये देखते ही हैं, हमारी एक आदत ही है, एक परंपरा है कि हम परीक्षा दे रहे हैं एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग, तो हम संभावित प्रश्नों की एक सूची भी बनाते हैं। और संभावित प्रश्नों की सूची बनाएंगे कि ये प्रश्न आ सकते हैं, ये आ चुके हैं और इनकी संभावना है। तो आप लोग लिखिए प्लेटो से संबंधित, हेडिंग लगाइए प्लेटो और लिखिए संभावित प्रश्न। क्या लिखेंगे आप? संभावित प्रश्न। संभावित प्रश्न, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, बहुत ही महत्वपूर्ण। संभावित प्रश्न क्या क्या प्रश्न है? नंबर 1, द रिपब्लिक के रचयिता, एमपीपीएससी 2014 में पूछा गया। द रिपब्लिक, दी रिपब्लिक के रचयिता आप मान ही लेंगे कौन है? कौन है आप बताइए कौन है? प्लेटो ही होंगे। इसको ऐसे भी पूछ लिया कि प्लेटो की प्रसिद्ध रचनाएं, प्लेटो की प्रसिद्ध रचनाएं मित्रों, प्लेटो की प्रसिद्ध रचनाएं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियां, बहुत ही इंटरेस्टिंग दार्शनिक है। प्लेटो के अनुसार मनुष्य की प्रवृत्तियां, टेंडेंसीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग अकॉर्डिंग टू द प्लेटो, आदर्श राज्य के अंग। चौथी बात, आदर्श राज्य के अंग क्या हो सकते हैं? 3-3 नंबर में सवाल आ सकते हैं मित्रों। नंबर 5, सद्गुण, वर्च्यू क्या होता है? सद्गुण क्या होते हैं? किसको आप कहेंगे कि ये आपका सद्गुण है, किसको आप कहेंगे कि ये अवगुण है? ये प्लेटो के अनुसार निर्धारित करने का प्रयास करेंगे। नैतिकता का सिद्धांत, अगला सवाल, क्या संभावना है? बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों का, नैतिकता का सिद्धांत, इन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। शुभ का सिद्धांत, शुभ का सिद्धांत क्या होता है? शुभ होता क्या है? किसको आप शुभ कहेंगे? शुभ का सिद्धांत। नैतिकता का सिद्धांत, प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत, प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत, न्याय संबंधी सिद्धांत। बात समझ रहे हैं? प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत। और क्या है? प्लेटो का साम्यवाद, प्लेटो का साम्यवाद, कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो। प्लेटो कैसी व्यवस्था चाहते थे, कैसे साम्यवाद चाहते थे? आदर्श राज्य के निर्माणकारी तत्व, प्लेटो के अनुसार। 10 सवाल अपन देखते हैं। आदर्श राज्य के, आदर्श राज्य के निर्माणकारी तत्व। आदर्श राज्य बनाने के कौन कौन से तत्व हैं जिससे आदर्श राज्य की संकल्पना मूर्त रूप लेगी? ये 3 मार्कर्स हैं, छोटे छोटे सवाल हैं। बड़े प्रश्न क्या हैं जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना होगा? लिखने की कोशिश करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझाइए, सवाल लिखिए मित्रों।
इन प्रश्नों का उत्तर हमको पता होना चाहिए। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझाइए। संभावित सवाल है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझाइए। समझाइए न्याय सिद्धांत क्या था मित्रों प्लेटो का? ये 150 वर्ड्स में इनका आंसर देना होगा। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा, बड़े आदर्श राज्य की अवधारणा, आदर्श राज्य की अवधारणा मित्रों, ये पश्चिम के बहुत ही प्रख्यात दार्शनिक हैं प्लेटो, और इनका चिंतन प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अपने कल कौटिल्य देखा था, तो इनकी कौन सी बातें हैं इनके चिंतन की जो हमें बहुत हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में सहायता प्रदान करेंगी, नैतिकता स्थापित करने के लिए, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लेटो के दार्शनिक विचारों की विवेचना, प्लेटो के दार्शनिक विचारों की, दार्शनिक विचारों की विवेचना, प्लेटो के दार्शनिक विचारों की विवेचना, जो उनके फिलॉसफी है। प्लेटो के सिद्धांतों का प्रशासन में योगदान, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्लेटो के सिद्धांतों का प्रशासन में योगदान, प्रशासन में योगदान मित्रों। प्लेटो ने जो कहा वो वास्तव में वर्तमान संदर्भ में रिलीवेंट है भी या नहीं है? बोलो हाँ या ना, देखना पड़ेगा या नहीं? ये तो तुलसीदास जी तो कह गए, ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब किसी महिला को आप देख लीजिए, जस्टिस जेएस वर्मा समिति की सिफारिशें हैं, अगर किसी महिला को 14 सेकंड तक, कितने सेकंड तक बोलो, 14 सेकंड तक घूर के देख लिया, घूर के, और घूर के देखा, ये तय कौन करेगा? महिला बताएगी इनने में घूरा है या नहीं घूरा। 7 साल की सजा है। ढोल गमार शूद्र पशुनारी लगा लो यहां। तो उन वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता है भी या नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना, बोलो ना भाई। तो अगला सवाल क्या है? प्लेटो के सिद्धांतों की प्रासंगिकता मित्रों, प्लेटो के सिद्धांतों की। आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि हमको प्लेटो में पीएचडी नहीं करना है, लेकिन प्लेटो से संबंधित जो भी सवाल आए वो हमारी कॉपी से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये पढ़ने का हमारा उद्देश्य है। प्लेटो के सिद्धांतों की प्रासंगिकता, रिलीवेंस, प्रासंगिकता क्या है वर्तमान? तो इन संदर्भों के आलोक में हम प्लेटो को देखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। प्लेटो थे कौन? बेसिकली कोई नहीं, एक आदमी, व्यक्ति, पश्चिम में एक चिंतक पैदा हुआ। था क्या? कुछ नहीं था। यूनान के एक विख्यात दार्शनिक थे प्लेटो। कहां के दार्शनिक थे? यूनान के विख्यात दार्शनिक मित्रों, फेमस फिलोसोफर थे। बेसिकली पश्चिम के दार्शनिकों में एक श्रृंखला है, एक गुरु शिष्य परंपरा चली थी। उस गुरु शिष्य परंपरा की जो बीच की कड़ी थे वो प्लेटो थे। वो गुरु शिष्य परंपरा थी क्या मित्रों? कुछ नहीं थी। सुकरात महान पहले दार्शनिक, और जो सुकरात महान थे वे महान आदर्शवादी थे। कैसे दार्शनिक थे? आदर्शवादी। आदर्शवाद समझते हैं क्या है? इसे नॉर्मेटिव साइंस भी बोलते हैं, नैतिकता में नॉर्मेटिव साइंस तो यह बताता है क्या है। नॉर्मेटिव साइंस क्या बताता है? क्या होना चाहिए। तो आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? क्या होना चाहिए। और यथार्थवाद का मतलब क्या होता है? क्या है। तो सुकरात क्या कहते थे? ऐसी व्यवस्था होना चाहिए, हमको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए,
हमको समाज के हित के लिए कार्य करना चाहिए, हरिओम हरिओम बोल के प्रवचन तो कहते हैं। अब जैसे ही महिला सामने आ जाती है तो आसाराम बापू बन जाते हैं। ये आदर्शवादी व्यवस्था नहीं है। क्या होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। सुकरात थे आदर्शवादी व्यक्तित्व। सुकरात बहुत ही महान दार्शनिक। इस सुकरात भी 2020 के पाठ्यक्रम में मित्रों सम्मिलित हुए हैं। 2019 में सुकरात नहीं है, लेकिन एमपीपीएससी ने देखा कि सुकरात के बिना प्लेटो को पढ़ना बेकार है, तो ये एमपीपीएससी बाद में समझ पाया, इसलिए 2020 की परीक्षा में सुकरात को भी शामिल कर लिया। 2019 में सुकरात नहीं है। जो विद्यार्थी 2019 की मुख्य परीक्षा देंगे उनको सुकरात पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सुकरात के शिष्य हुए प्लूटो। सुकरात के शिष्य कौन हुए मित्रों? प्लेटो। प्लेटो इस परंपरा में ये गुरु हो गए। इनके शिष्य कौन हो गए? बोलो ना भाई, प्लेटो। बहुत बढ़िया। प्लेटो का जो व्यक्तित्व था वो कैसा था? कवित्वमय, एकदम कवि हृदय, कवित्वमय व्यक्तित्व। बहुत ही सुंदर थे प्लेटो, एकदम वैभव, उच्च कुलीन, सौंदर्य की अद्भुत प्रतिमा, कवित्वमय व्यक्तित्व। और प्लेटो क्या करते थे? यथार्थवाद। जहां इनके गुरु आदर्शवादी थे तो प्लेटो कहते थे, हे गुरुदेव, जो चीज हो ही नहीं सकती उस पर काहे को बहस कर रहे हो? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। प्लेटो कहते थे ऐसा है, इसको देख लो ना भाई। यथार्थवाद की बात करते थे, यथार्थवाद की बात करते थे। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है मित्रों? क्या है? दोनों मंत्र समझ गए? आदर्शवाद क्या होना चाहिए? मुंशी प्रेमचंद जी को अगर आपने पढ़ा है तो आदर्शवाद का मतलब क्या बताते हैं मुंशी प्रेमचंद जी? उनकी सारी रचनाओं में 1937 से पहले, गोदान से पहले आदर्शवाद की झलक दिखती है। हमेशा उन्होंने हृदय परिवर्तन कराया है, चाहे पंच परमेश्वर कहानी हो, चाहे अलगू चौधरी हो, चाहे हामिद का चिमटा हो, कोई भी कहानी हो, अंत में हृदय परिवर्तन करा के व्यवस्थाएं ठीक कर दी है। जैसे फिल्मों में देखते हैं ना, हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग कि कुछ भी हो, विलेन है एकदम, अमरीश पुरी एकदम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, शाहरुख खान को खून निकल रहा है, ट्रेन जा रही है, उसके बाद बोलते हैं जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ये आदर्शवाद, अंत में वो सेटल हो जाता है, हैप्पी एंडिंग। यथार्थवाद क्या है? 1937 में गोदान उपन्यास लिखा मुंशी प्रेमचंद ने, और उस मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान में होरी की मृत्यु दिखाई। होरी एक किसान था और 1937 में किसान मर रहे थे, तो उस समय उन्होंने आदर्शवादी कल्पना नहीं की कि होरी की सारी समस्याएं खत्म हो गई और वो एक सुखमय जीवन जीने लगा। नहीं, होरी की मृत्यु दिखाई, यथार्थवाद। ये प्लेटो का दर्शन है। प्लेटो के एक शिष्य हुए अरस्तु। कौन हुए? अरस्तु। ये प्लेटो के शिष्य थे, और अरस्तु के लिए प्लेटो क्या हो जाएंगे लाला? बोलो, गुरु। ये गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य। अरस्तु का जो दर्शन था वो वैज्ञानिक दर्शन था, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण के घटक थे, वैज्ञानिक चिंतन था। अरस्तु का जो दृष्टिकोण था वो वैज्ञानिक था। अरस्तु भी हमारे पाठ्यक्रम में हम लोग पढ़ेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक मनोवृत्ति। और वैज्ञानिक मनोवृत्ति का तात्पर्य क्या होता है साथियों? वैज्ञानिक मनोवृत्ति का तात्पर्य होता है संशय का भाव, साइंटिफिक टेम्परामेंट। कोई आपसे कहे गणेश जी दूध पी रहे हैं, तो एक तो तरीका, गणेश जी दूध पी रहे हैं, चलो लाओ 28 रुपए, एकदम लाइन में लगे और सांची का थैली लेके लाइन में, गणेश जी दूध पी रहे हैं। दूसरा भाव क्या हो सकता है? किसी से कहेंगे आप गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश जी दूध कैसे? मूर्ति है ना वो, तो क्यों पिएगी दूध? जब तक प्रमाण के आधार पर उसको परख ना लो तब तक किसी बात को सत्य स्वीकार नहीं करना। यह वैज्ञानिक चिंतन अरस्तु का था। तो ये जो परंपरा है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु की, 2020 में हम तीनों ही पढ़ेंगे, 2019 में 2 पाठ्यक्रम में है, हम पढ़ने का प्रयास करेंगे।
प्लेटो के बारे में कुछ जान लेते हैं। प्लेटो थे क्या? प्लेटो का जो जन्म हुआ वो 428 से 427 ईसा पूर्व। प्लेटो का जो जन्म हुआ वो 427, 428 और 427 ईसा पूर्व जन्म हुआ इनका। एथेंस में जन्म हुआ, यूनान जो आज ग्रीस बोलते हैं जिसको, जन्म स्थान एथेंस। एरिस्टोक्लीज इनका जन्म का नाम था। एमपीपीएससी पूछ सकता है 3 नंबर में, जन्म का नाम एरिस्टोक्लीज इनके जन्म का नाम था एरिस्टोक्लीज। पिता एरिस्टन, मम्मी पेरिक्टॉन। पिता एरिस्टन और माताजी जो थी इनकी पेरिक्टॉन थी। ये नाम है जैसे अपने यहाँ नाम होते हैं ना, रामलाल, लक्ष्मीलाल, श्यामकांत, लक्ष्मीकांत वगैरह वगैरह, पश्चिम के नाम। प्लेटो ने अपने संपूर्ण जीवन के सिद्धांतों को कुछ पुस्तकों में संकलित किया। वो पूछा भी था, दी रिपब्लिक उनकी प्रमुख पुस्तक है जिसके रचयिता पूछ लिया है एमपीपीएससी 2014 में। प्लेटो की प्रमुख रचनाएं, मित्रों, प्लेटो की प्रमुख रचनाएं। नंबर 1 द रिपब्लिक इनकी प्रमुख रचना। द स्टेट्समैन दूसरी रचना है इनकी, द स्टेट्समैन इस सेकेंड रचना है। द लॉज इस रचना में क्या कहा गया? आदर्श राज्य की संकल्पनाएं। मित्रों, आदर्श राज्य की संकल्पना निहित है इस लॉज में। इन्होंने कहा है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। सिंपोजियम एक और रचना है इनकी, आप लोग समझ रहे हैं, मन लग रहा होगा आपका। सिंपोजियम ये प्लेटो की प्रमुख रचना है मित्रों। अब पढ़ते हैं प्लेटो को। किसको पढ़ते हैं? बोलो ना। प्लेटो क्या थे? कुछ नहीं, एक चिंतक। बहुत कुछ थे प्लेटो क्या थे देखते हैं भैया। प्लेटो की जो प्रसिद्ध रचना है वो रिपब्लिक है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी बातें की गई, इसलिए द रिपब्लिक के रचयिता पूछे 2014 में। प्लेटो क्या थे? प्लेटो ने मूलतः सुकरात के विद्यालय में, सुकरात का विद्यालय चलता था, सुकरात के विद्यालय में 8 वर्ष रहकर अध्ययन किया। अब आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी भी व्यक्ति का चिंतन और दृष्टिकोण उसके जीवन में घटित घटनाओं से भी प्रभावित होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में जैसी घटनाएं घटित होती हैं, उसका दृष्टिकोण, उसके विचार उसके अनुरूप बनते हैं। आप देखिए तुलसीदास जी, पत्नी से डांट खाने के बाद अत्यंत दार्शनिक, अत्यंत भक्त के रूप में उनका उदय हुआ। पहले तो क्या थे? वो अत्यंत कामी, स्त्री के आसक्ति में लगे थे। तो 8 वर्ष तक उन्होंने सुकरात के विद्यालय में पढ़ाई की। प्लेटो क्या थे भैया? कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उच्च कुल में पैदा हुए, उच्च कुल में, अत्यंत वैभवपूर्ण जीवन। उच्च कुल में पैदा होंगे तो वैभवपूर्ण जीवन, प्रखर बुद्धि, एकदम टैलेंटेड, सौंदर्य के धनी, सौंदर्यवान। ये दोनों ही चीजें कई बार नहीं मिलती है। क्या आदमी की बुद्धि तो अच्छी है लेकिन देखने ही अच्छा रहा है। ये प्लेटो के अंदर सारी बातें थी। और प्लेटो ने जब पढ़ने के बाद अंत में एकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना की।
एकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना की मित्रों। एकेडमी नामक अध्ययनशाला की स्थापना की प्लेटो ने। प्लेटो की जो अवधारणाएं हैं, अधिकतम जो दर्शन है, इनका चिंतन है, वो द रिपब्लिक नामक पुस्तक में संकलित है। प्लेटो के हम हेडिंग लगा लेते हैं, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। हेडिंग लगाइए, प्लेटो के न्याय संबंधी विचार। पूछे भी जा सकते हैं, न्याय संबंधी विचार। अब हम प्लेटो को ठीक से पढ़ने का प्रयास करेंगे। प्लेटो क्या थे? आदर्शवादी या यथार्थवादी? बोलो, यथार्थवादी। और यथार्थवादी व्यक्ति क्या बनेगा? न्याय केवल कानूनी भाषा है या अच्छाई की स्थापना होनी चाहिए न्याय से? बोलो। प्लेटो मानते थे, प्लेटो का मानना था न्याय केवल कानूनी मान्यता नहीं है, केवल कानून से नहीं है, क्योंकि कानूनी न्याय हमेशा जरूरी नहीं कि वो अच्छा ही देखे। आपने देखा होगा वर्तमान में तारीख पे तारीख, माने जिस मामले के लिए सुनवाई हो रही है उसकी मूल भावनाएं चली गई। आपने ये देखा होगा कई जजेस को कहते हुए कि मुझे पता है ये गुनहगार है, लेकिन सबूतों के अभाव में, साक्ष्यों के अभाव में मुझे इसको छोड़ना पड़ रहा है। तो प्लेटो क्या कहते थे? प्लेटो कहते थे कि कानूनी न्याय नैतिकता से जुड़ा हो ये आवश्यक नहीं। जरूरी नहीं है कि जो आपको कानूनी लीगल जो आपको जस्टिस मिल रहा है उसमें नैतिकता भी विद्यमान हो। कई बार बड़े बड़े अपराधी लोग बच निकलते हैं। वो कहते हैं न्याय केवल कानूनी मान्यता नहीं है, कानूनी न्याय नैतिकता से जुड़ा हो ये आवश्यक नहीं है। ये प्लेटो का मानना था मित्रों। कानूनी न्याय नैतिकता से जुड़ा हो यह आवश्यक नहीं। समझ गए? आवश्यक नहीं। जुड़ा भी हो सकता है, नहीं भी जुड़ा हो सकता है नैतिकता से। तो प्लेटो से कहा फिर कैसा न्याय चाहते हैं दोस्त आप? प्लेटो ने कहा बैठो मेरे पास, बैठो, चटाई बिछाओ, अब मैं बताता हूं। प्लेटो कहते हैं न्याय का मतलब होता है नैतिकता की अच्छाई। क्या? प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब है नैतिकता की अच्छाई। ये न्याय है। समझिए आप ऐसा लिखेंगे ना क्रिस्टल क्लियर, एकदम पानी की तरह पारदर्शी, नंबर मिलेगा कि दौड़ेगा। नैतिकता की अच्छाई। प्लेटो के अनुसार न्याय कानूनी नहीं है, न्याय वह होना चाहिए जिसमें नैतिकता की अच्छाइयां उजागर। और न्याय कोई बाहरी वस्तु नहीं है कि इस व्यक्ति को न्याय मिला या नहीं मिला। न्याय किसी भी व्यक्ति के आंतरिक वस्तु है, आंतरिक संतुष्टि का भाव है। न्याय, प्लेटो क्या कहते हैं? न्याय आंतरिक वस्तु है, इंटरनल थिंग है, आंतरिक वस्तु है। ये बाह्य वस्तु नहीं है, बाह्य वस्तु नहीं है। बोले आप सामाजिक न्याय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अभी देखिए हाल ही में प्रवासी मजदूरों की एक लंबी फहरिस्त सड़कों पे आपको देखने को मिली होगी। पैरों में छाले पड़ रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। संविधान में क्या लिखा गया है कि सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। क्या वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल पा रहा है? ये बाह्य वस्तु है कि आंतरिक वस्तु है मित्रों? बोलो। अंदर की अनुभूति है कि उसको न्याय इतना प्राप्त हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। आंतरिक वस्तु है। और न्याय जब आंतरिक वस्तु हो गई तो शरीर से जुड़ेगी या आत्मा से जुड़ेगी? बोलो ना, बोलो, बोल दो, काय से जुड़ेगी?
ऐसे क्या होता है, काय से जुड़ेगी, आत्मा से। न्याय आत्मा का अभिन्न अंग है। दूसरी बात, न्याय आत्मा का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। न्याय आत्मा का अभिन्न अंग है मित्रों। समझिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया। इसीलिए प्लेटो है, प्लेटो क्या कहते हैं कि न्याय नैतिकता की अच्छाई है, न्याय आंतरिक वस्तु है, ये बाह्य वस्तु नहीं है, और न्याय आत्मा का अभिन्न अंग है। बोले न्याय राज्य की आत्मा होती है, किसी देश की आत्मा होती है। जिस देश में न्याय नहीं होगा वहां प्रजा सुखी नहीं रह सकती। न्याय प्रिय होना चाहिए राजा। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, ते नृप अवश्य नरक अधिकारी। ऐसा कौन बोलते हैं, बोल दो, तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का चिंतन भी प्लेटो के चिंतन को क्या करता है, प्रामाणिकता देता है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। बोले न्याय के लिए अपने भाई को भी अगर दंड दे रहे हैं तो दे सकते हैं, यह आंतरिक वस्तु है। देवी अहिल्याबाई होलकर जो प्रतिमान प्रजा के लिए स्थापित किए थे, न्याय के, दंड देने के, वही प्रतिमान अपने बेटे के लिए स्थापित किए और बेटे को मृत्यु दंड दिया। न्याय की अवधारणा ऐसी होनी चाहिए, उसमें अच्छाइयां होनी चाहिए। ये कानूनी मान्यता नहीं है केवल। बोले ये कब मिलेगा, ऐसा न्याय कब मिलेगा बताओ। प्लेटो से पूछा, दादा, प्लेटो ने कहा बोलो ऐसा न्याय मिलेगा कब। बोले जब अहस्तक्षेप की नीति होगी, व्यक्ति एक दूसरे के कार्यों में, न्याय में हस्तक्षेप नहीं डालेगा, इंटरवेंशन नहीं करेगा। समझ रहे हैं, प्लेटो को न्याय क्या कहता है, प्लेटो को न्याय यह कहता है जिसमें क्या हो बेटा, जिसमें अहस्तक्षेप की नीति हो, अहस्तक्षेप की नीति। बात समझ रहे हैं यानी, ये प्लेटो के न्याय संबंधी अवधारणा है। अहस्तक्षेप की नीति हो प्लेटो के अनुसार, समझ रहे। और वो कहते हैं कि आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय क्या है, न्याय एक पहला गुण है। आदर्श राज्य की स्थापना के लिए न्याय क्या है, न्याय बोले पहला गुण है, जस्टिस पहला गुण। बड़ा टेंशन है। बोले जस्टिस कैसे मिलेगा, बोले मेरा मन करता है पढ़ाने का और मुझे भेज दिया पूर्वी लद्दाख चीन से लड़ने। अब मैं वहां पढ़ा रहा हूं चीन के सैनिकों को, सैनिकों बैठो पढ़ो प्लेटो के सिद्धांत। वो कहेंगे रुको, सटा धाए उड़ जाओ। मेरी प्रवृत्ति क्या है, मेरी टेंडेंसी क्या है, पढ़ाने की, तो मुझे पढ़ाने वाला काम दिया जाए। व्यक्ति जब वह कार्य करता है जो उसकी प्रवृत्ति में है तो उसकी उत्पादकता भी ज्यादा होती है और उसकी क्षमता भी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। गाना गाने का A.R. रहमान से कहिए कि गणित पढ़ा दीजिए, ऐश्वर्या राय से कहिए कि गणित पढ़ा दीजिए, एप्टीट्यूड पढ़ा दीजिए। ऐसा रहे क्या हमसे डांस करा लो, कजरा रे कजरा रे। आगे मैं बोलूंगा नहीं तो आप कहेंगे कारे कारे नैना। यानी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करना, ये प्लेटो कहते हैं। इसीलिए प्लेटो पश्चिम के एक विख्यात दार्शनिक हुए, इसीलिए इन्हें यथार्थवादी दार्शनिक कहा जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे पश्चिम के लोग बाह्य आवरण में भरोसा नहीं रखते कि अंदर आत्मा तो काय की है, कलेक्टर की, बन के आ गए प्रोफेसर, अब पढ़ा ही नहीं पा रहे। कई लोग ऐसे होते हैं ना, कलेक्टर बनना है, बन नहीं पाए, अब क्या मजबूरी में प्रोफेसर है, तो ना तो प्रोफेसर ही कर रहे हैं ना कलेक्टर तो बन ही नहीं पाए। प्रवृत्ति के अनुसार कार्य। तो प्लेटो कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति व प्रगति का अध्ययन करना चाहिए। प्लेटो के अनुसार क्या है, प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने कहा, प्लेटो के अनुसार क्या, प्लेटो के अनुसार कि पहले प्लेटो के ने कहा कि मनुष्य की प्रवृत्ति व प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए, नेचर का अध्ययन। बहुत बढ़िया, ये कितनी अच्छी बात कही है। आजकल देखिए ये कितनी वर्तमान में प्रासंगिक भी है। आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, ये बड़े बड़े लंबे लंबे मोटे मोटे थैले बच्चों के पीठ पे लाद दिए जाते हैं, उसका पढ़ने का मन ही नहीं है, डांस करेगा बेचारा, तो उसको डांस में भेजो ना।
माता पिता अपने अधूरे सपनों को बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। मूल बात यह है, पापा तो सिलेक्ट हुए नहीं पीईटी में, आईआईटी में, अब बच्चे को मार रहे हैं, चल आईआईटी कर, आईआईटी कर। बच्चा कह रहा नहीं पापा मुझे तो गाना है, क्या सारे गामा पा। बच्चा कह रहा नहीं, पिताजी कह रहे हैं। तो बोले पहले प्रवृत्ति और प्रकृति तो समझो उस मनुष्य की है क्या, उसके अनुसार फिर उसे कार्य करने के लिए क्या करो बेटा, प्रेरित करो।